स्पीकिंग हमने तो अपने तमाम अंडे इसी बास्केट में रखे हैं जनरल साहब के चीन और हमारे दरमियान एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। अगर कहीं हालात करवट बदल लें और चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में बेहतर ताल्लुकात डेवलप हो जाते हैं जिससे चीन को भी बड़ा फायदा है और हिंदुस्तान को भी बड़ा फायदा, हम क्यों एश्यूम करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता? जी मेरा पहलू है, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा शेख साहब। एक तो नाज़रीन टिकट चल रहे हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि उन्होंने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई के दरमियान में एक अमन का मायदा करवा दिया है और उस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़े खुश हैं और कंग्रेचुलेट भी कर रहे हैं। जनरल साहब अगर मैं आपकी तरफ आऊं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही की हुकूमतें बड़ी कंफर्टेबल हो चुकी थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अजीब बात है, आपने देखा कि हाउडी मूडी में बहुत इन्वेस्टमेंट की हिंदुस्तान की हुकूमत ने, फिर डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, गुजरात दिल्ली वहां पर भी पूरा था कि अब की बारी डोनाल्ड ट्रंप की नारा लगवाया गया। तो बहुत ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे और ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा रहा था उस डायरेक्शन में। पाकिस्तान में भी जनरल साहब शुरू में तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा लगता था कि आग भगोला थे वो पाकिस्तान पे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को खासा एम्ब्रेस किया और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले में पाकिस्तान पे जिस किस्म की तनकीद होती थी, डू मोर वगैरह, वो सब चीजें जो है वो कम हो गई डोनाल्ड ट्रंप के जमाने। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रांजिशन होती है तो पाकिस्तान के लिए भी तो चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। जी मैं उस चैलेंज का जिक्र करता हूँ। पहले तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के आने या ना आने के बारे में सिर्फ एक जुमला कहूंगा। मेरी ज्यादा नजर नहीं है अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन जो कुछ दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि जब मैं यूके को देखता हूँ और यूएसए को भी, इंडिया को, तो ये बड़े बड़े जितने मुल्क हैं ये इनवर्ड लुकिंग है हो रहे हैं। और जबकि ये बहुत आउटगोइंग मुल्क था अमेरिका, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आए भी इसी बुनियाद पर थे और शायद इसी बुनियाद पर रह भी जाएं। ये मेरा अंदाजा है, अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से चीजों को समेटा है जैसे भी है। लेकिन एक खदशा जो है, जी जो भी आप समझे, जो बाइडन का बिल्कुल दोस्त है हमारे, बिल्कुल ठीक का है नजमुद्दीन शेख साहब ने, एक चीज का फर्क है, जो बाइडन इज लाइकली टू टो एस्टैब्लिशमेंट व्यू मोर देन ये जो भी सदर है। ये इस चीज का हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अफगानिस्तान के सिलसिले में जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है ट्रंप के मुकाबले में, हाँ, वो खुश नहीं है जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि उसमें कोई आगे पीछे हो जाए, अल्लाह ना करे कि हो। और दूसरा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इसका दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। जनरल साहब जरा रोकें, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। नजमुल साकिब साहब, मुझे जनरल साहब की बात में बड़ा वजन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत थे जो आइकॉनोक्लास्टिक थे और वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट से अक्सर चीजों में डिसएग्री करते थे, सीरिया के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। ये क्या होगा? देखिए मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का और हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं। मैं ये देखता हूं कि एक शख्स जब सेनेटर है या वो एमएनए है तो उसको जब वजीर आजम बनाया जाता है तो उसके तौर तरीके और उसका ठस्सा जो है वो और होता है, वो स्टडीड होता है। जी, उस वक्त उसकी मजबूरियां कुछ और होती है। और अगर हम अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आपका मतलब है कि वो उसका जो सारा उसकी शख्सियत ओपन होती है। देखिए इंस्टीट्यूशंस है ना जी वहां पे। हाँ, आप अकेले तो बाइडन एक इंस्टीट्यूशनल आदमी है। मैं आपको मिसाल देता हूं। हाँ, मुझे याद पड़ता है कि जब बराक ओबामा की कैंपेन चल रही थी तो उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान जो है वो किया कि मैं जब प्रेसिडेंट बनूंगा तो क्यूबा पे सैंक्शंस हटा दूंगा। ठीक, ना सिर्फ सैंक्शन हटाऊंगा बल्कि वो जो एम्बार्गो उस पे लगा हुआ है, हटाई नहीं, बाद में हटा नहीं सके मेरे नॉलेज में आज तक एज वी स्पीक। मुझे नहीं पता कि वो हटाई गई है कि नहीं। उसकी एक वजह है, बुनियादी वजह ये है। आप सवाल कुछ और देखिए, जल साहब का कहना नहीं, मैं उधर से शुरू। ट्रंप एक नॉन इंस्टीट्यूशनल आदमी था, ठीक है, और उसने नॉन इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस किए हैं सीरिया के ऊपर और अफगानिस्तान। बाइडन इंस्टीट्यूशनल आदमी है ऑन द अदर हैंड, ठीक है, और बाइडन अपनी एस्टैब्लिशमेंट की लाइन टो करेगा। ठीक, ये सही है या गलत है? ये अगर आप मुझसे एकदम से पूछेंगे तो मैं कहूंगा चलो पोजीशन ले आप। जो मैं बिल्कुल पोजीशन ले रहा हूं। मेरा जवाब नो है ना यस है, मेरा जवाब है मे बी। वो इसलिए वो एक मिनट रुकिए, अब पूरी बात तो करने दो यार। उसमें यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो बाइडन जीतेगा। नंबर टू हाँ, कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब वो बैठेगा सीट के ऊपर बहैसियत सदर के तो वो ये करेगा। देखें, ये फौज का और डिप्लोमेसी का फर्क। ये नजमुद्दीन शेख साहब, वेयर डू यू स्टैंड? क्लियर लाइन क्या है इसमें? बाइडन इंस्टीट्यूशनल आदमी है, एस्टैब्लिशमेंट की बात मानेगा, ट्रंप नॉन इंस्टीट्यूशनल आदमी था।
नहीं, बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल आदमी है, लेकिन इंस्टीट्यूशन को वो इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, आप मत भूलिए कि जब बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बाइडेन के हवाले की हुई थी। अच्छा, ये आपको याद रखना चाहिए कि ओबामा ने ये डिवीजन की हुई थी कि साहब आपका तजर्बा है, उस तजर्बे का मैं फायदा उठाना चाहता हूं, और बाइडेन कहता है कि मैं वहां पे बात करता था और बराक ओबामा से सिर्फ ये हुआ करता था कि ही इज राइट, बाइडेन इज राइट, लेट अस फॉलो दैट पॉलिसी। जो एक फर्क हुआ था वो अफगानिस्तान पे हुआ था, जब ओसामा बिन लादेन पे उन्होंने अटैक करने का किया था, तो बाइडेन अपोज्ड इट इनिशियली एंड देन फेल इन लाइन। लेकिन दैट वाज द ओनली पॉइंट जो अभी मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी है उस बिना पे यही एक पॉइंट थी जिस पे ओबामा और बाइडेन के दरमियान इख्तलाफ हुआ था फॉरेन पॉलिसी के सिलसिले में। नहीं तो फॉरेन पॉलिसी में बाइडेन की आवाज थी वो बुलंद होती थी और वही पॉलिसी फॉलो की जाती थी। अब जब आप कहते हैं कि बाइडेन की पॉलिसी आगे चल के अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं, और इसके मुझे फ्रैंकली इस वक्त इम्कान नजर आ रहे हैं कि वो जीतेगा। अच्छा, और अगर वो जीतेगा तो हमारी तरफ उसकी किस्म की पॉलिसी होगी। उसके मैंने आपसे पहले जिक्र किया है कि बाइडेन परहैप्स जो अमरीकी सियासतदान है उनमें से बाइडेन एक ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान को पहचानता है, पाकिस्तान के सियासतदानों को पहचानता है, उनके साथ बातचीत कर चुका है। शायद वो नवाज शरीफ साहब हों या और हों, उन सब से इनकी बातचीत रही है, और मुझे लगता है कि वो चाहेगा कि आपकी जो 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 किरदार रहा है अफगानिस्तान के सिलसिले में उसको आगे बढ़ाया जाए। और जो आपकी मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए शेख साहब। बेसिकली शेख साहब ये कह रहे हैं कि बाइडेन की फेमिलियरिटी जो है बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के साथ, और एक कंटिन्यूशन भी हम देख सकते हैं ओबामा की फॉरेन पॉलिसी की, क्योंकि उसमें वो एक प्रिंसिपल किरदार थे। ब्रेक लेते हैं और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दौरे के हवाले से उसकी सिग्निफिकेंस में एक चीज को पाकिस्तानी बहुत समझना चाहेंगे नजर साकिब साहब के, चीन का दर हकीकत कश्मीर के ऊपर इस वक्त स्टैंड है क्या, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और इसकी कोई हिस्टोरिकल और कल्चरल भी वजूहात है? आखिर क्या वजह है कि चीन का स्टैंड डिफरेंट है बाकी सारी दुनिया से? मेरा दिल बहुत खुश हुआ आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि इससे हमें मौका मिलेगा थोड़ी देर के लिए पीछे जाने का और देखने का कि 1949 से पहले का जो चीन था वो सूरत हाल क्या थी। एक चीनी कहावत आपसे यानी शेयर करते हैं, उसमें यह है कि अगर तुम मुझे एक बूंद दोगे तो मैं तुम्हें पूरा चश्मा दूंगा। अच्छा, चीन को नहीं भूला कि पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स पे उसका साथ दिया था। अगर आपकी तरफ आऊं, बारी तो जान साहब की है, लेकिन इसलिए आपकी तरफ आऊंगा कि शायद मुझे एक अल्टरनेट व्यू मिल सके इसका। चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में शेयर करने को बहुत कुछ है, दोनों की आबादी बहुत ज्यादा है, उनके दरमियान ट्रेड बहुत हो सकता है, दोनों अगर इकट्ठे हो जाएं तो अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज बन सकता है। क्या यह मुमकिन है कि चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में एक अलायंस बन जाए अगेंस्ट द वेस्ट? इसकी पॉसिबिलिटी है? देखिए, पहले तो मैं वाजे कर दूं कि 5 अगस्त को चीनियों ने, चीनी फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन ने अपनी कश्मीर पे जो पोजीशन है वो वाजे कर दी। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये पुराना डिस्प्यूट है, हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसको पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलके बैठ के और इस पे बात करनी चाहिए और इसको रिजॉल्व करना चाहिए। इससे पहले उन्होंने जो आर्टिकल 6 थी, जिसमें हमारे साथ जो टेरिटोरियल बाउंड्री उन्होंने स्टैब्लिश की थी, जो हमारी बाउंड्री स्टैब्लिश हुई थी, उसमें आर्टिकल 6 में उन्होंने कहा था कि साहब ये हम कह रहे हैं कि ये 1963 में है, यानी एक साल भी नहीं गुजरा था उनके जो चीन के साथ जो हिंदुस्तान के साथ झगड़ा हुआ था, उसके बाद उन्होंने 1963 में जो हमारे साथ टेरिटोरियल बाउंड्री की बात की, उसमें उन्होंने कहा कि दिस बाउंड्री इज कंडीशनल ऑन द फैक्ट that the area, the disputed territory comes to Pakistan. If it does not come to Pakistan, we will renegotiate this. अच्छा, ये याद रखिएगा। एक दूसरा कि जब इन्होंने टेरिटोरियल बाउंड्रीज की 5 अगस्त को बात की तो उन्होंने कहा कि ये एक हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है
between India and Pakistan. We advocate that they sit together and talk about it and settle it peacefully. जब उनसे पूछा गया कि साहब 5 अगस्त को तो अभी पाकिस्तान ने जो नया नक्शा निकाला है, इस पे आपका क्या व्यू है, तो उन्होंने कहा साहब मैं जो कश्मीर पे कहना था वो मैं कह चुका हूँ. ठीक है. तो आप इसको जरूरी है कि इसको समझने की कोशिश करें कि चीन की पोजीशन इस पे क्या है. दूसरी चीज जो मैं एक तो पहले करेक्ट मेरा सवाल तो सर उधर ही रह गया जो मैंने पूछा था. मेरा सवाल तो यह था कि क्या हिंदुस्तान और चीन में कभी एक अलायंस हो सकता है मगरिब के खिलाफ? देखिए जब चीन बात करता है एशियन सेंचुरी की, जब हिंदुस्तान बात करता है एशियन सेंचुरी की, तो वो सेंचुरी तो इस बिना पे थी कि इन दोनों ममालिक के दरमियान होगा, उसे होने का अब इम्कान कोई नहीं है मेरी नजर में. अच्छा. जयशंकर अपनी कोशिश करता रहे, लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि अब हिंदुस्तान और चीन में उस किस्म का एक राब्ता होगा जिस बिना पे ये क्या कहा जाए कि साहब अब ये दोनों जो हैं ये मिलके एशिया की एक नई बुनियाद रखेंगे. जल साहब को आने दीजिए. जल साहब, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग हमने तो अपने तमाम अंडे इसी बास्केट में रखे हैं जल साहब के चीन और हमारे दरमियान एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है. अगर कहीं हालात करवट बदल लें और चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में बेहतर ताल्लुकात डेवलप हो जाते हैं जिससे चीन को भी बड़ा फायदा है और हिंदुस्तान को भी बड़ा फायदा, हम क्यों एश्यूम करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता? जी, मेरा ख्याल है कि हो सकता है, और मैं तो बल्कि ये कहूंगा अगर हो जाए तो इसमें कोई बात नहीं है, इसलिए कि हो सकता है कि उस सिलसिले में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मसाइल भी कुछ ना कुछ हल हो जाए. एक चीज मैं बात करना चाहूंगा जरूर कि कश्मीर के सिलसिले में एक फिलोसॉफिकल डिफरेंस है चाइना का और हमारे स्टांस का. चाइना हमें ये कहता है और ये आधा पाकिस्तान भी इस बात को मानता है कि हमें कश्मीर को बैक बर्नर पर डालना चाहिए, ये खुद मसला वक्त आने के साथ हल होगा, आप अपने अंदर की बातों पर तवज्जो दें. लेकिन उनके ज़हन में है हांगकांग, ताइवान, जहां पे लोग अमन अमान से रह रहे थे. हमारा कुछ लोगों का यहाँ पर ये स्टांस है कि ये एक अलमिया है, इंसानी अलमिया है, इसको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता और बैक बर्नर के ऊपर. उस वक्त तक तो ये लोग बेचारे खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा रह जाएगा. उसका क्या ये एक फिलोसफिकल डिफरेंस है और मुझे लग रहा है